नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स एंड ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं रानू द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास प्यासी नदी का दूसरा भाग। राजीव का सिर चकरा गया, आंखों के पर्दे पर अंधकार छा गया। ये एक ही दिन में उसका काम समाप्त। अब उसने अपने होश संभाले, शिप्रा को मन ही मन कोसा, अपने ओठों को चबाकर उसे बुरा कहा। गरीब के जीवन का कोई मूल्य नहीं, जब चाहा ठोकर मार दी मानो कुत्ता हो। जब शिप्रा उसे निकाल ही चुकी है तो उसका सम्मान कैसा और लिहाज कैसा। फिर क्यों ना वह भी दिल की भड़ास निकालकर उसे एक शिक्षा देता जाए। कम से कम अगले नौकर के लिए तो इस घमंडी लड़की को व्यवहार का तरीका मालूम हो जाएगा। वह शिप्रा के पीछे दौड़ा। शिप्रा कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। वह बिना आज्ञा ही अंदर पहुंचा। शिप्रा उसकी आहट पाकर पलटी तो घूमकर उसे देखा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, राजीव ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, शिप्रा नदी की बाढ़ समान दहाड़ी। तुम यहां से तुरंत निकल जाओ, गेट आउट। लेकिन आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। अचानक राजीव भी तेवर बदलकर चीखता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आवाज बाहर कड़कती बिजली में मिलकर और भयानक हो गई। शिप्रा स्तब्ध, ऊपर से नीचे तक कांप गई। एक नौकर जीवन में पहली बार उसके साथ इस प्रकार पेश आया था। राजीव आंखों में आंसू होने के पश्चात भी क्रोध से कांप रहा था। आपके लिए समय का मूल्य है, मुट्ठियां बांधकर राजीव ने तिरस्कृत भाव से कहा। परंतु इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं। आपने मेरे जीवन का निर्णय अपने एक ही वाक्य में कर दिया। परंतु क्या कभी यह भी सोचने का प्रयत्न किया है कि हम गरीब हैं? हमारे साथ मजबूरियां कभी भी किसी भी हालत में पेश आ सकती हैं। आपके पास दौलत है, दौलत के सहारे आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको छींक भी आ जाए तो डॉक्टरों का तांता लग जाता है। आपकी कार भी खराब हो जाए तो दूसरी खरीद लेती हैं। परंतु उस इंसान के लिए कभी सोचा जो एक बार बीमार पड़ जाए तो दवा के पैसे भी नहीं ला सकता? हमारे कपड़े भी भीग जाएं तो सुखाने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। इतनी तेज वर्षा में फंस जाने के पश्चात भी मैं सारे रास्ते भीगता हुआ पहुंचा। यह मेरा दुर्भाग्य था जो मुझे देर हो गई। मगर खैर, दौलत के नशे में चूर इंसानों को हैवानों की इन मजबूरियों से लेना भी क्या। परंतु यह हैवान भी भगवान के बनाए हुए हैं। आपको ठोकर मार देने से मैं मर नहीं जाऊंगा। जाने क्यों भगवान ने आपको नारी बना दिया। आप तो पत्थर हैं, पत्थर। शिप्रा बुद्ध बनी खड़ी रही। राजीव के शब्दों को सुनने के साथ उसने उसके भीगे शरीर को भी देखा था, जो ठंड के कारण बुरी तरह कांप रहा था। वर्दी से टपकती बूंदें सुर्ख कालों पर मोतियों समान रात के प्रकाश में चमक रही थीं। इन बूंदों में से उसने गरीबों का एक संसार देखा, जीता जागता संसार, जहाँ केवल आंसू ही आंसू हैं, आहें हैं, दर्द भरी चीख पुकार है। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। राजीव मुट्ठियां बांधे सख्ती के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रहा था। वह कहीं एक सोफे पर धंस कर बैठ गई। राजीव अपने क्वार्टर पहुंचा। वर्दी उतारकर एक और फेंकी। शरीर पहुंचकर उसने कपड़े चढ़ा लिए। बचे कुचे कपड़े, दरी और कंबल उसने टिन के सूटकेस में ठूंसे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाना चाहा। परंतु ज्यों ही चुभती हवाओं का झोंका शरीर से टकराया, उसका साहस टूट गया। यदि ये कपड़े भीग गए तो आगे का क्या होगा? वर्षा के रुकने की प्रतीक्षा की, परंतु जब ठंड से शरीर बुरी तरह कांपने लगा तो उसने कंबल बाहर निकाला और पलंग पर लेटकर ओढ़ते हुए मन ही मन शिप्रा को कोसने लगा। पत्थर। उसकी सारी आशाओं को इस पत्थर ने तोड़कर तार तार कर दिया। जाने कब उसकी आंख लग गई। जो बात मस्तिष्क में चिंता बनकर घूम रही थी, वही स्वप्न में भी सामने आ खड़ी हुई। उसने देखा, पिताजी का स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि अब उनसे चला भी नहीं जाता। माँ को खांसते खांसते टीबी हो चली है। बहनें सड़क पर भीख मांग रही हैं। उनके बचपन को लोग भीख देते समय अभी से गंदी दृष्टि डाले देख रहे हैं। बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है और वर्षा से सिर छुपाने के लिए सब के सब इधर उधर भटक रहे हैं। उसका रेहन किया मकान पहले ही बिक चुका है। तभी बिजली की कड़क के साथ उसकी आंख खुल गई। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो कोई बहुत तेजी के साथ उसका दरवाज़ा पीट रहा है। कौन है? करवट लेते हुए उसने पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने उठना चाहा, परंतु तभी बिजली की कड़क के साथ बादल गरजा तो उसने दरवाजे
की आवाज़ को अपना वहम समझा और कंबल उड़कर फिर लेट गया। सुबह उसकी आंख देर से खुली। 8 बज रहे थे। वह उठा। बिना मुंह हाथ धोए ही वह जाने की तैयारी करने लगा कि अचानक वहां गंगू काका आ पहुंचा, हाथ में ट्रे के ऊपर पूरा नाश्ता लिए हुए। राजीव ने उसे आश्चर्य से देखा। राजीव बेटा, उसकी परवाह किए बिना ही वह एक मेज पर ट्रे रखता हुआ बोला, नाश्ता खा पीकर जल्दी तैयार हो जाओ। शिप्रा बिटिया ने कहला भेजा है कि उसे 9 बजे जाना है। क्या? राजीव को विश्वास ही नहीं हुआ। गंगू काका को उसके आश्चर्य पर सख्त आश्चर्य हुआ, मगर फिर उसने जब अपना वाक्य दोबारा कहा तो राजीव की सारी चिंता एक ही बार में दूर हो गई। रात भीगने से उसे हल्की हल्की तपन भी प्रतीत हो रही थी, परंतु इस समय वह भी दूर हो गई। फुर्ती के साथ उसने हाथ मुंह धोया और दिल की गहराई से शिप्रा को दुआ देने लगा। उसने बेकार ही उसके मुंह पर बुरा कहा। वह तो सचमुच एक नारी है, मोम सी कोमल। अपने नौकर को झड़कने का किसी अधिकार नहीं होता। और फिर लिली के चक्कर में पड़कर गलती भी तो की थी उसने सोचा, अवसर निकालकर वह शिप्रा से अपनी गलती की क्षमा मांग लेगा। एक बार फिर उसने अपने घरवालों के जीवन को सुरक्षित प्रतीत किया। उस भयानक स्वप्न की ताबीर उल्टी भी हो जाती है। नाश्ते के बाद वह बाहर निकला तो वातावरण स्वच्छ था, पिछली रात की घनघोर वर्षा से अप्रभावित। संसार को मानो एक नए जीवन का संकेत कर रहा था। रात का तूफान इतना तेज था कि शिप्रा में बड़ी बड़ी मौजों का उत्पन्न हो जाना प्राकृतिक था। अब वह तूफान थम चुका है तो मौजें शांत हैं। शिप्रा ने शांत मन से सोचकर उसे क्षमा कर दिया है। शायद रात वाली बात उसे याद ही ना हो। वह गाड़ी के समीप पहुंचा। गाड़ी को दूसरे नौकर ने पहले ही पहुंच दिया था। उसने बहुत आहिस्ता से उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसकी यह पहाड़ी सुंदर दुल्हन बिछुड़ते बिछुड़ते उसे मिल गई हो। शिप्रा बाहर निकली तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद वह उससे कुछ पूछे, कोई आज्ञा दे। उसने सलामी दी और गेट खुलकर खड़ा हो गया। शिप्रा ने रुककर उसे देखा, उसकी भीगी टोपी पर दृष्टि जमाई। तुम्हारे पास दूसरी टोपी नहीं है? उसने पूछा। उसका स्वर सख्त था, परंतु इतना नहीं कि राजीव का दिल कांप उठे। जी, क्वार्टर में तो केवल यही एक टोपी मिली थी, उसने डरते डरते कहा। ओह, शिप्रा ने एक पल सोचा, बोली, ठीक है, तुम इस समय बिना टोपी के भी चल सकते हो। और फिर वह अंदर बैठ गई। राजीव ने हल्के से दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठकर टोपी उसने अपनी बगल की सीट पर रख दी और स्टीयरिंग संभाल लिया। शिप्रा की आज्ञा पर राजीव ने एक सड़क पर गाड़ी की गति छोड़ दी। फिर काफ़ी दूर जाने पर एक ऊंचा चढ़ता हुआ मोड़ आने के पहले उसने देखा, बाईं ओर सड़क के किनारे से ऊपर जाने वाली एक पगडंडी है। ऊपर उसकी कोठरी है, खाली पुरानी, जहां उसे रईसों के कुछ विशेष ठाट बाट देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ था। कार शैवाल के बंगले के सामने से निकलने लगी तो शिप्रा ने उसे गेट के अंदर मोड़ने को कहा। राजीव का साहस नहीं हो सका कि उसके विरुद्ध कुछ सोचे। रईसों के संसार से उसे मतलब ही क्या। गाड़ी उसने पोर्टिको के किनारे लगा दी, जहां पहले से ही शैवाल की पुरानी मॉडल वाली कार खड़ी थी। उतरकर उसने गेट खोला तो शिप्रा बाहर निकल आई। तभी अंदर से शैवाल भी बाहर आ पहुंचा। हेलो, अपनी घड़ी देखकर उसने उसका स्वागत किया। हेलो, शिप्रा ने भी उत्तर दिया। फिर इधर उधर दृष्टि दौड़ने लगी। बोली, सरोज नहीं आई क्या? आती ही होगी, शैवाल ने अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा। आइए, तब तक कॉफ़ी हो जाए। अब सभी आपके सामने थोड़े ही समय के पाबंद हैं। शिप्रा कुछ न बोली। शैवाल के साथ बरामदे की सीढ़ियां चढ़ गई तो राजीव ने शिप्रा को गौर से देखा, जिसका साहस वह सुबह से अब तक नहीं कर सका था। हल्की पीली साड़ी को चुस्ती के साथ अपने शरीर पर विस्तृत करके उसने शॉल लपेट लिया था। उसने आज कोई बनाव श्रृंगार ही नहीं किया था, फिर भी सुंदरता की छाप हर अंग पर उपस्थित थी। लड़की कैसी भी हो, यदि उसे अच्छे मन से देखा जाए तो अवश्य सुंदर लगती है। फिर शिप्रा तो सुंदरता की एक जीती जागती उपमा थी, परंतु शैवाल की आंखों में शिप्रा की सुंदरता के लिए कुछ और नियत झलक रही थी। राजीव को यह बात बुरी तरह खटकी। ड्राइवर, सहसा शैवाल ने पलटकर उससे कहा, अभी तुम जा सकते हो, 1 घंटे बाद आना।
1 घंटे बाद उसके बजाय शिप्रा ने पूछा। हाँ, शैवाल ने झेप मिठाते हुए कहा। सरोज का फ़ोन आया है कि उसकी एक सहेली भी हिमालय व्यू देखना चाहती है। उसे लेती हुई ही वह यहाँ पहुँचेगी। तो कोई बात नहीं, शिप्रा ने कहा। उसे कहीं जाने की आवश्यकता भी क्या है, वह यहीं रहेगा। शैवाल झेप मिठाने के लिए हंस पड़ा और अंदर को बढ़ गया। राजीव शैवाल पर ताव खाकर रह गया, परंतु शैवाल शिप्रा के परिचित लोगों में से है, इसलिए उसे यह सब करना पड़ा। शिप्रा ने शैवाल की बात काट दी, यही उसके लिए बहुत है। उसके अंदर जाने के बाद राजीव ने बरामदे में उजड़े वातावरण को देखा। एक युग से कितनी ही वस्तुओं की परवाह नहीं की गई थी। सहसा उसे यहाँ के चौकीदार की याद आई तो वह उसके कमरे की ओर बढ़ गया, परंतु वहाँ बाहर से सिकड़ी लगी हुई थी। शायद इस समय वह अपने लिए सब्जी भाजी लेने गया है। वह क्यारियों में लगे अर्ध मुरझाए फूलों को देखने लगा, जहाँ टहनियों में कांटों की भरमार अधिक थी। कुछ देर यूं ही बिताने के बाद अचानक ही एक विचार से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, तो उसने झट इधर उधर देखा। फिर टहलने के बहाने तेज पगों से वह बंगले के पिछले भाग में पहुंचा, जहां उसकी कोठरी की भी पिछली दीवार थी। बंगले की खिड़कियां बंद थीं, परंतु इस समय धूप अंदर जाने के लिए शीशों पर से पर्दे पूरी तरह हटे हुए थे। अपनी सांसें रोककर उसने अंदर झांका। शैवाल के जबड़े इस प्रकार चल रहे थे मानो वह जुगाली कर रहा हो। खिड़की बंद होने के कारण आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। फिर भी उसने शिप्रा के माथे पर पड़ी सिलवटों से अनुमान लगाया कि शैवाल की बातें उसे बुरी लग रही हैं। अचानक उसने देखा शैवाल ने शिप्रा की खामोशी से लाभ उठाकर उसका हाथ पकड़ लिया है, परंतु तभी शिप्रा का हाथ हवा में लहराया और उसने एक भरपूर तमाचा शैवाल के गाल पर जड़ दिया। परंतु शैवाल यूं आसानी से हार मानने वाला नहीं था। चोट खाए सर्प के समान शिप्रा पर झपटा तो वह दामन बचाकर दूसरे कमरे में भाग गई। शैवाल उसके पीछे लपका। राजीव से और अधिक सहन नहीं हो सका। दौड़कर वह सामने के बरामदे में पहुंचा। पहला कमरा खुला था, परंतु दूसरा कमरा अंदर से बंद था। राजीव ने कान लगाकर सुना। शिप्रा की चीख उठ रही थी। अपनी मालकिन की इज्जत बताने के लिए उसने जवान शरीर में जोश भर गया। कुछ पग पीछे हटकर दौड़ते हुए उसने इस प्रकार झटके से धक्का दिया कि दरवाजे के पलड़े टूटकर अंदर को छिटक गए। शैवाल शायद दरवाजे पर ही खड़ा था। एक झटके से वह दूसरे कमरे में जाने वाले दरवाजे पर लुढ़ककर फर्श पर चित गिर पड़ा। शिप्रा एक और अपनी छाती का आंचल समेटकर हाथ बांधे खड़ी हाँफ रही थी। रास्ता साफ देखकर वह राजीव के समीप से होकर बाहर निकल गई। शैवाल ने उठकर राजीव पर झपटना चाहा तो उसका एक हाथ सख्ती के साथ मुट्ठी बांधकर हवा में लहरा गया। शैवाल कांपकर वहीं खड़ा रह गया। गेट आउट यू फूल, वह बुरी तरह चीखा। मैं तुम्हें देख लूंगा। राजीव ने कोई उत्तर नहीं दिया। पलटकर बाहर निकला तो शिप्रा कार में पहले ही बैठ चुकी थी। उसने स्टीयरिंग संभाल ली और तेजी के साथ सड़क पर आ गया। रास्ते भर शिप्रा खामोश रही। शायद कुछ कहना भी चाहती थी, परंतु जबान नहीं खोली। राजीव भी चुप ही रहा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी साहस नहीं कर सका कि कुछ पूछे, परंतु उसके दिल को एक संतोष अवश्य था कि शिप्रा अब शैवाल से कभी नहीं मिलेगी। कोठी में पोर्टिको के नीचे जब शिप्रा कार से बाहर निकली तो उसने राजीव को देखा, कुछ विचित्र ही दृष्टि से, ऐसी चमक लेकर मानो घनी बदलियों के मध्य कहीं एक तारा सामने आकर झिलमिला गया हो। शायद वह राजीव को धन्यवाद कहना चाहती थी, शायद नहीं भी। राजीव उसका नौकर है। उसे नौकरी ही इसलिए मिली है कि पग पग पर उसकी सहायता करे। अपने छोटेपन के एहसास के कारण राजीव इसे उपकार नहीं, कर्तव्य समझकर संतुष्ट हो गया। आखिर उसे 500 रुपये, सुंदर क्वार्टर तथा इतना आराम ही क्यों मिलता है? अब तक तो लिखा पढ़ी का कोई काम उसे दिखाई नहीं दिया था। शिप्रा को उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा तो वह बिना कुछ कहे ही अंदर चली गई। 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में उसे कार चलाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं मिला तो आश्चर्य करने लगा था। इन 3 दिनों में उसने आशा की कि वह इस नौकरी को निभा लेगा। इसी आशा के दामन पर उसने अपने घरवालों की प्रसन्नता देखी, संतुष्टि प्रतीत की। दिन के 2 बजना चाहते थे। बड़े कमरे में नौकर चाकर फर्नीचर इधर उधर खिसकाकर आवश्यकता का स्थान उत्पन्न कर रहे थे। आज शाम कोठी में एक विशेष पार्टी थी।
बम्बई की एक फिल्म कंपनी का यूनिट सुंदरनगर में शूटिंग के लिए आया था। निर्माता तथा निर्देशक शिप्रा के पिता के विशेष जानकारों में से थे, इसलिए शिप्रा ने उनकी फिल्म के अभिनेता तथा अभिनेत्री को भी निमंत्रित कर लिया था। बाकी मेहमान शहर के आदरणीय लोगों में से थे। शिप्रा एक सोफे पर बैठी मेहमानों की लिस्ट परख रही थी। राजीव ने ठीक ही प्रबंध किया है। उस ओर फिल्मी हस्तियां बैठेंगी, इधर पुलिस कमिश्नर, डीएम तथा उनका खानदान। फलां जगह पर उसकी जहेलियों का झुंड अच्छा निश्चित किया गया है। फलां जगह फलां फलां हस्तियां। जहां कहीं बैठने का प्रबंध उचित नहीं लगा, शिप्रा ने उसे स्वयं ही ठीक कर दिया। राजीव कुर्सी पर बैठा हुआ था। सहसा समीप रखे फ़ोन की घंटी बजी तो शिप्रा ने लिस्ट पर नज़र जमाए ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, उसी प्रकार उसने पूछा। आवाज़ जाने क्या आई, परंतु राजीव ने देखा कि शिप्रा के मस्तक पर अचानक ही बल पड़ गए हैं। शिप्रा उसी को देख रही थी। आंखों में खोई हुई शक्ति झलक आई थी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपका नाम? शिप्रा ने पूछा। राजीव ने भयभीत होकर शिप्रा को देखा। यह बैठे बिठाए मुसीबत कहाँ से आने वाली है। लो, शिप्रा ने फ़ोन उसकी ओर बढ़ाकर सख्ती से कहा। तुम्हारा फ़ोन है? मेरा? उसे विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा। शिप्रा मानो बैठे ही बैठे पैर पटक कर बोली। राजीव की जान ही निकल गई। फ़ोन हाथ में लेकर वह खड़ा हो गया। कांपती आवाज़ पर काबू पाकर बोला, हेलो। हेलो राजीव। आवाज़ किसी लड़की की चहक समान थी। मैं लिली बोल रही हूँ। लिली? राजीव को इस ठंड में भी पसीना आ गया। फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। शिप्रा की दृष्टि अपने ऊपर गड़ी देखकर उसकी आवाज़ ही घुट गई। हाँ, सब ठीक। अपनी घबराहट पर काबू पाकर राजीव ने तुरंत ही बात समाप्त कर देनी चाहिए। भला यह भी कोई स्थान है जहाँ वह फ़ोन कर किसी से बात करे? लिली को पर उसे सख्त क्रोध आया। जो बात ना भी हो तो लिली उसे उत्पन्न कर देगी। क्या ठीक है? लिली ने मचलकर प्यार से कहा। मैं पूछ रही हूँ कि उस दिन तुम ठीक से पहुँच गए थे या नहीं? हाँ, पहुँच गया था। उस दिन भी लिली के कारण ही उस पर मुसीबत आई थी। आज फिर एक नई मुसीबत की घड़ी उसने उत्पन्न कर दी है। राजीव ने मन ही मन लिली को बुरा कहा। तो फिर उसके बाद तुम मुझे मिले क्यों नहीं? मैं? राजीव मन ही मन झल्लाता हुआ बात समाप्त करने का मौका ढूंढने लगा। क्या मैं लगा रखी है? लिली ने प्यार से झिड़की लगाई। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। राजीव ने कोई चारा ना पाकर झट कहा। लिली तो बात करती ही जाएगी। अच्छा, बाय बाय। और फिर उसने तुरंत ही फ़ोन रख दिया। लिली की बात की प्रतीक्षा भी नहीं की। कुर्सी पर बैठते हुए राजीव ने अपना ध्यान लिस्ट पर समेट लिया, परंतु शिप्रा उसे अभी भी घूर रही थी। इसलिए बोला, दरअसल उसने गलती से फ़ोन कर दिया। मैं उसे समझा दूंगा कि। परंतु तभी फ़ोन की घंटी फिर बजी। शिप्रा ने फ़ोन उठाया। हेलो। शिप्रा ने इस बार राजीव को पहले से भी अधिक सख्ती से देखा। फिर फ़ोन उसकी ओर बढ़ाकर बोली, लो पकड़ो। राजीव का मन हुआ वह फ़ोन लिए बिना ही काट दे, परंतु इस प्रकार घंटी फिर बज सकती थी। लिली एक जिद्दी लड़की है। दिल ही दिल में अपनी नौकरी की सलामी की प्रार्थना करते हुए उसने फ़ोन ले लिया। गले में अटके हुए थूक को निकलकर बोला, हेलो। तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? लिली तैश खाकर पूछ रही थी। मैं राजीव का मन हुआ फ़ोन उठाकर पटक दे। यह मैं छोड़ो और मेरी बात सुनो। लिली ने उस पर पूरा अधिकार जमाते हुए कहा। आज मैंने फिल्म का प्रोग्राम बनाया है, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन लिली, यह कैसे हो सकता है? क्या कैसे नहीं हो सकता? मेरा मतलब मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? लिली ने जिद की। आखिर तुम्हारी मालकिन कोई चुड़ैल तो है नहीं जो रात में तुम्हें छुट्टी ना दे। ये राजीव की जवान लड़खड़ा गई। फ़ोन फिर हाथ से छूटते छूटते बचा। नज़रें चुराकर उसने शिप्रा को देखा। वह लिस्ट देखने में व्यस्त थी। यदि लिली की यह बात उसके कान में पड़ जाती तो दोनों को ही फांसी चढ़ा देती। बात समाप्त करने के लिए उसने झट कहा, अच्छा बाबा, आ जाऊंगा। फिर फ़ोन रखने से पहले बोला, अच्छा बाय बाय। अरे, लिली ने आश्चर्य से कहा, समय पूछा ना जगह और फ़ोन बंद करने लगे। बताओ, राजीव ने खिसियाकर पूछा। आज शाम को पहले डिनर हमारे यहाँ लो, फिर कुछ देर तक डांस करेंगे, उसके बाद रात वाला शो देखेंगे, समझे? हाँ समझ गया। अच्छा बाय। उसने फ़ोन रखना चाहा।
बहुत जल्दी में हो क्या? उफ! राजीव को उस पर सख्त क्रोध आया, परंतु सब्र के साथ बोला, हाँ हाँ, जल्दी में हूँ, बहुत आवश्यक काम है। अच्छा, ऐसी भी क्या जल्दी है? है बस, राजीव खिसिया गया। तुम्हें इससे मतलब? अच्छा बाबा, कोई मतलब नहीं बस, लिली ने हंसकर कहा, परंतु आना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। अच्छा बाय। जरा जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा। अच्छा बाय। राजीव ने फोन रखना चाहा। मैं तुम्हारी राह देखूंगी, अवश्य देखना। राजीव ने उसे मन ही मन गाली दी। अच्छा बाय बाय, इस बार स्वयं लिली ने कहा। राजीव ने एक संतोष की सांस ली, बोला बाय। उसने फ़ोन रखना चाहा। वह जाता था। लिली अपनी बात पूरी किए बिना चैन नहीं लेगी। यदि फ़ोन कटने पर उसने फिर फ़ोन कर दिया तो मुसीबत ही आ जाएगी। राजीव! अचानक लिली फ़ोन रखते रखते फिर पुकार उठी। क्या है? राजीव बल खाकर रह गया। अब सहन शक्ति टूट चुकी थी। वीर अंकल आए हैं। उस दिन न मिल सकने के कारण तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। लो, उनसे भी बात करो। तुम्हारे अंकल की ऐसी की तैसी। राजीव ने क्रोध से पागल होकर फोन पटक देना चाहा, परंतु फिर संभलकर उसे आहिस्ता से रख दिया। वीर अंकल? कमबख्त से जब से भेंट हुई है, नौकरी ही खतरे में पड़ती जा रही है। एक बात शुरू कर देगा तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। उसने शिप्रा को देखा। वह उसी के फुर्सत पानी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पैरों तले फर्श घूमने लगा। तुमको यदि यहाँ काम करना है तो ऐसे लोगों से तुम हरगिज नहीं मिलोगे। शिप्रा ने उसे इस प्रकार आज्ञा दी मानो लिली को वह पहले से ही जानती थी। राजीव को उसकी डांट की प्रतीक्षा थी। बोला, आप निश्चिंत रहिए, मेरे कहीं भी आने जाने से आपका काम में नाममात्र का भी हर्ज नहीं होगा। मैं केवल अपनी छुट्टी के समय ही। तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं। शिप्रा बिफर कर खड़ी हो गई। तुम यहाँ पर 24 घंटों के नौकर हो। तुम्हारा कोई निजी काम नहीं होगा। जो होगा वह मेरी इच्छा पर होगा। जी, राजीव ने बौखलाकर उत्तर दिया। शिप्रा वहाँ से चली गई तो उसने उसे कोसा। यह तो वास्तव में बहुत बदमिजाज लड़की है। यदि उसके कंधे पर इस समय वास्तव में कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो वह इस घमंडी लड़की को अभी मुंह तोड़ उत्तर देकर चलता बनता। यह भी कोई बात हुई? 24 घंटे का नौकर, वेतन 500 रुपये माहवार। इससे तो अच्छा 100 रुपये की नौकरी होगी। अपना अधिकार, अपनी घर की परिस्थितियों के आगे भेंट चढ़ाकर वह चुप हो गया। यह नौकरी तो उसे हर अवस्था में करनी है। रात लगभग 10 बजे डिनर समाप्त हुआ तो कुछ एक लोग चले गए जिनकी आयु उन्हें विश्राम करने की सलाह देती थी। डिनर के बाद नौकरों ने मेज हटाकर कमरे को हॉल में परिवर्तित कर दिया। एक और ऑर्केस्ट्रा का स्टेज था। जब प्रेम के रस में डूबी थिरकती धुनें आरंभ हुई तो जोड़े अपने आप ही फर्श पर उतर आए। राजीव एक बंद खिड़की के शीशे के समीप सटकर खड़ा हो गया। थिरकते जोड़ों को देखकर उसे लिली की याद आ गई, परंतु फिर भी यह इच्छा जरा भी नहीं हुई कि वह उससे जाकर मिले। लिली में उसे कोई रुचि भी न थी, बल्कि उस पर अच्छा खासा क्रोध था कि जिसके कारण आज शिप्रा ने उसे इतनी सारी बातें कह सुनाई। शायद इसलिए मेहमानों का स्वागत करते समय भी शिप्रा ने उसे अपने साथ नहीं रखा था, या फिर इसलिए कि वह नया था। मेहमानों का ठीक ढंग से स्वागत करने का तरीका उसे नहीं मालूम था, या फिर शायद इसलिए कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे जो उसके साथ खड़ा हो सके। स्वागत के लिए शिप्रा के साथ हर पल सेठ जमुना दास ही रहे। सरोज ने तब अंदर का काम संभाला हुआ था। इस समय राजीव अपनी वर्दी में वस्त्रित दूसरे छोटे नौकरों के समान हॉल के अंदर थिरकते हुए जोड़ों को देख रहा था। यह सेठ बलभद्र दास हैं, बनने वाली फिल्म के फाइनेंसर। भैंस के समान नाटा मोटा काला बदसूरत, फिर भी अपनी बाहों में फिल्म की अभिनेत्री के लिए अधिक से अधिक छाती के समीप कर लेना चाहता है, परंतु उसकी उठी हुई तोंद इस सफलता के बीच एक दीवार है। परंतु यह अभिनेत्री उसकी भौंडी मुस्कान का उत्तर जाने क्यों अपनी मीठी मुस्कान से अदा कर रही है। यह ब्रजमोहन है, देश की बड़ी फिल्मों के निर्माता निर्देशक। इनकी कोई फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं गई। और यह है देश का महान कलाकार अभिनेता दीप कुमार, जिसका नाम सुनकर ही फिल्म की टिकटें ब्लैक हो जाती हैं। पर्दे से अधिक तो वह इस समय सुंदर है। लड़कियां तो इसके नाम पर की आहें भरने लगती हैं। इस समय शिप्रा उसकी बाहों में है, परंतु इसका अभिमान शिप्रा को नहीं, स्वयं दीप कुमार को है। वह जानता है शिप्रा सुंदर ही नहीं, एक खानदानी और पढ़ी लिखी लड़की है। शिप्रा दीप कुमार की बाहों में होकर भी दूसरों की ओर देख रही है, कहीं किसी को कुछ कमी न रह जाए, परंतु दीप कुमार की दृष्टि
हर पल शिप्रा की सुंदरता पर गड़ी हुई है। राजीव ने सरोज को भी देखा। वह भी किसी की बाहों में थी, परंतु आज उसकी आंखों में पहली जैसी चमक नहीं थी। उसे मानो किसी की प्रतीक्षा थी जो आया नहीं। शायद शैवाल की प्रतीक्षा थी, परंतु शैवाल का यहाँ आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। ऐसा लगता था मानो सरोज का शैवाल से मिलना बंद हो गया है। शिप्रा का सरोज की भलाई के लिए उसके पिता से शैवाल की हकीकत खोलना स्वाभाविक था। शायद इसलिए आज शाम से ही सेठ जमनादास भी कुछ उदास उदास थे। डिनर के बाद वह सरोज को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु वह नहीं गई थी। मन में कोई योजना थी जिसे वह अकेले ही कर गुजरने के पक्ष में थी। जब हॉल के अंदर ऑर्केस्ट्रा रुका तो तालियों का शोर बंद हुआ। वेटर्स हॉल के अंदर जाम की ट्रे लेकर बिखर गए। राजीव ने देखा शिप्रा के अतिरिक्त सभी को इसका शौक था। सरोज कुछ अधिक पीने में रुचि ले रही थी, मानो किसी का क्रोध अपने ऊपर उतार रही हो, या शायद अपने घरवालों के जाने के बाद यह पहला अवसर उसे पीने का मिला था। राजीव को यह अनुमान लगाते देर नहीं लगी कि वह आज़ाद विचार लड़की अपनी आज़ादी का कुछ अधिक ही लाभ उठाती है, इसलिए घरवालों का इसकी ओर से चिंतित होना आवश्यक है। जब डांस समाप्त हुआ तो 12 बज चुके थे। बादल घिरे हुए थे। वर्षा की तेज झड़ी थी। राजीव पहले ही खिड़की से हटकर बरामदे में खड़ा हो गया था। गंगू काका ने उसके कमरे में खाना पहुंचाकर उसे सूचित किया था, तो वह खाकर लौट भी आया था। जब जब उसे शिप्रा के साथ खाने के समय व्यस्त रहना पड़ता था, गंगू काका स्वयं ही उसे खाना दे आता था। डांस की समाप्ति के पश्चात लोगों के झुंड बरामदे में निकले तो राजीव शिप्रा की आज्ञा के लिए किनारे खड़ा हो गया। लॉन कारों की हेडलाइट से जगमगा उठा। वर्षा की मोटी बूंदें चमक उठीं। एक के बाद एक कार पोर्टिको में आईं गईं और मेहमान बैठकर विदा होते गए। धन्यवाद धन्यवाद, इस पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स जैसे वाक्य कई बार गूंजे और फिर बरामदा बिल्कुल खाली हो गया। राजीव ने देखा केवल सरोज ही शिप्रा के साथ बची है। राजीव शिप्रा की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। इन्हें बंगले में छोड़ आओ, राजीव को बुलाकर शिप्रा ने आज्ञा दी। जी, राजीव ने कहा और फिर बरामदे से नीचे उतरा। कोठी की दीवार से सटकर अपने को वर्षा से बचाते हुए वह अपनी कार की ओर भाग निकला। सड़क पर वर्षा की दीवार थी जो वाइपर चलने के पश्चात भी ठीक तरह दिखाई नहीं देती थी। राजीव ने हर सावधानी बरतकर रास्ता तय किया। फिर एक मोड़ पर पहुंचा ही था कि सरोज ने खामोशी भंग की। सीधे चलो, सरोज ने आज्ञा दी। उसकी आवाज़ के साथ कार के अंदर शराब की एक भभक सी फैल गई। जी, उसने चौंक कर पूछा। सीधे चलो, इस बार सरोज ने कुछ सख्ती से कहा। जी, बहुत अच्छा। राजीव मोड़ पर गाड़ी घुमाते घुमाते रह गया। उसके मन में एक संदेह ने जन्म लिया और संदेह उस समय विश्वास में बदल गया जब चढ़ाव पर पहुंचकर सरोज ने उसे कार एक बंगले के अंदर ले जाने को कहा। बाहर का गेट बंद था, इसलिए उसने कुछ सोचकर हॉर्न नहीं दिया, बल्कि कार किनारे लगाकर नीचे उतर गया। गेट खोलने से पहले उसने लॉन के अंदर झांका। शैवाल की कार के साथ एक कार और खड़ी हुई थी। दूसरी कार भी पुरानी मॉडल की थी। उसने दिल में जो शंका थी यकीन में बदल गई। आज सरोज के आगे शैवाल की वास्तविकता खोलकर वह इस लड़की को सदा के लिए एक बहुत बड़ी उलझती सिवार से अलग कर देना चाहता था। यह सिवार जिसकी लपेट में आकर अगणित जीवन नष्ट हो रहे थे। इससे अच्छा अवसर उसे नहीं मिलेगा। मेम साहब, सरोज के समीप खड़े होकर भागते हुए उसने कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? जो बात कहनी हो कल कहना, इस समय गेट खोलो, सरोज ने सख्ती से कहा। कल इस बात को बहुत देर हो चुकी होगी, राजीव ने साहस बटोरा। इससे आपके जीवन का बहुत संबंध है। सरोज एक पल ठिठकी। अंधकार में उसने राजीव को घूर कर देखा। वर्षा में भीगकर कांपने के पश्चात भी उसका वहीं खड़ो होना कोई महत्व रखता था। आप मेरी मालकिन की सहेली हैं। आपकी इज्जत की रक्षा करना मेरा धर्म है। ऐसा ना हो कि छिछले पानी के सिवार सरोजनी को अपनी लपेट में लेकर उसका अस्तित्व तक मिटा दें। तुम कहना क्या चाहते हो? आइए मेरे साथ। राजीव ने कार का गेट खोल दिया। सरोज एक पल के लिए झिझकी। एक नौकर की बातों का सहारा लेने पर सकुचाई, परंतु जिस संदेह को वह शैवाल से मिलकर दूर करने के लिए यहाँ आई थी, वह अब विश्वास बनकर जोर जोर से उसके दिल में धड़कने लगा था। कुछ सोचकर वह बाहर निकली तो ठंडी ठंडी वर्षा पड़ते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। राजीव ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्ता से गेट खोला।
आगे बढ़ा तो सरोज उसके पीछे पीछे हो ली। वह जानता था बूढ़ा चौकीदार रात के इस पहर में ठंड से सिकुड़ा अपने कमरे में सो रहा होगा। राजीव बंगले के पिछले भाग में पहुंचा। दबे पैर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि आज खिड़की का पर्दा कुछ अधिक ही शीशे पर छाया हुआ है। खिड़की राजीव की आंखों की सतह के बराबर थी। अपनी पलकें उसने शीशे से सटा दी, बहुत धड़कते दिल के साथ। उसका प्रयत्न सार्थक था। एक संतोष की सांस लेकर उसने सरोज को देखा, परंतु फिर सोचा, क्या यह अश्लील दृश्य उसे दिखाना उचित होगा? शैवाल एक नई लड़की के साथ था। तभी अंदर का प्रकाश हल्के नीले रंग में परिवर्तित हो गया तो सरोज का दिल बहुत जोर से धड़का। वह अधिक सब्र नहीं कर सकी तो खिड़की से लगकर पंजों के बल खड़ी हो गई। राजीव ने भी चुपके से एक कोने द्वारा अंदर झांका। ऐसा लगता था मानो खजुराहो की किसी नृत्य करती मूर्ति में जान पड़ गई हो। राजीव ने शर्म से अपनी आंखें बाहर फेर ली। सहसा बहुत तेज बिजली कौंधी। कड़क से सारा सुंदर नगर कांप गया। पर्वतों पर ठहरे बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर घाटियों का निवाला बन गए। धमक से वातावरण भयानक हो गया। वह बिजली सरोज के दिल पर भी गिरी थी। इस प्रकार कि उसकी कामनाओं के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका शरीर शून्य पड़ गया। दिल की धड़कनें डूब गईं, सांस अटक गई। राजीव ने घबराकर सरोज को देखा, परंतु कुछ समझ न सका। बिजली फिर चमकी, वैसे ही कड़क, वैसा ही धमाका, परंतु इस बार आसपास तथा दूर दूर तक का दिखाई पड़ना बिजली का प्रकाश अचानक ही बुझ गया। घना अंधेरा, परंतु सरोज अब तक जाने क्यों अंदर देख रही थी। राजीव की चिंता बढ़ी। आइए वापस चलें, उसने आहिस्ता से कहा। मुझे दुख है कि आपको यह सब देखना पड़ा। परंतु सरोज टस से मस भी नहीं हुई। दीवार पर मानो कोई चुंबक था जिसमें वह चिपकी रही। राजीव के दिल में एक शंका भय बनकर तड़की। उसने चारों ओर का निरीक्षण किया। वर्षा की मोटी दीवार। साहस बटोरकर उसने कांपते हाथ द्वारा सरोज की चेतना जगानी चाही, परंतु वह तब भी बेसुध थी। राजीव के पैरों तले धरती कांप गई। उसके दोनों हाथों से उसे कंधे झिझोड़े। सरोज एक लाश के समान उस पर लुढ़क गई। गिरते गिरते भी उसने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। सहसा उसने महसूस किया सरोज के कार्डिगन में फंसकर उसका एक बटन टूट गया है, परंतु इस नाजुक मौके पर उसने इसकी परवाह नहीं की। सरोज को बाहों में लिए वह बाहर निकला। कार के पिछले भाग में से उसे किसी प्रकार लिटाकर उसने वापस जाकर अपनी वर्दी का बटन उठाना आवश्यक समझा, परंतु जब देखा कि वर्दी में सारे ही बटन उपस्थित हैं तो उसने स्टीयरिंग संभाल ली। सरोज तब भी बेसुध थी। रास्ते में उसने सोचा, वह सेठ जमुना दास को आज की सारी घटना बता देगा, वरना ऐसी अचेत अवस्था में बेटी को देखकर मन में अनेक प्रकार के संदेह उठना आवश्यक है। चिंता भी बढ़ जाएगी। परंतु कुछ दूर चलकर ही सरोज को होश आया तो बैठते हुए उसने एक आह भरी, अपनी भीगी लटों पर हाथ फेरा और फिर छहरा पहुंचकर अपनी निराश कामनाओं की मज़ार पर खामोशी के फूल अर्पित करने लगी। राजीव ने गाड़ी बंगले के पोर्टिको में खड़ी की तो सरोज स्वयं ही बाहर निकलकर बरामदे पर चढ़ गई। उसे के कांपते शरीर में ऐसा झुकाव था जो किसी जुआरी के अंदर अपना सब कुछ एक ही दांव पर लगाकर हारने के बाद उत्पन्न हो जाता है, और तब उसे आत्महत्या कर लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं सुझाई देता। राजीव का दिल कांप गया। मेरे साथ आओ, सहसा सरोज ने आगे बढ़ते हुए उससे कहा। राजीव गाड़ी स्टार्ट करते करते रह गया। एक पल ठिठक कर बाहर निकला और सरोज के पीछे हो लिया। सरोज बरामदे ही बरामदे होकर बंगले के अंतिम किनारे पहुंची। एक दरवाजे पर ताला पड़ा था। नंबर मिलाकर उसने इसे खोला और फिर पहुंचते ही प्रकाश कर दिया। इलाके इन भागों पर बिली स्थिर थी। अंदर आओ, सरोज ने मानो आज्ञा दी। राजीव के पग रुके न रुके। सरोज का कमरा एक कुंवारी लड़की के समान था। कीमती वस्तुओं से दुल्हन समान समरा हुआ गुलाबी कालीन का आंचल, रंगीन पर्दों के झुमके, दर्पण की आंखें, सुर्ख फूलदान के ओंठ, ओठों पर ताजे गुलाब मुस्कुरा रहे थे। मॉडर्न फर्नीचर बेल बूटे समान सुसज्जित थे। सरोज के इशारे पर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरा वातानुकूलित था। सरोज थकी हारी एक सोफे में धंस गई। मुझे शराब दो,
एक गहरी सांस लेकर वह इस प्रकार बोली मानो जहर मांग रही हो। जी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह अलमारी खोलो, उसकी परवाह किए बिना सरोज ने एक और इशारा करते हुए कहा। उसमें जाम और शराब है। आज मैं इतनी शराब पीना चाहती हूं कि अपने आप को भूल जाऊं। लेकिन राजीव सकुचाया। जाओ। सरोज ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वह किसी का निजी नौकर है। राजीव ने डरते डरते उसकी आज्ञा का पालन किया। अलमारी खुलकर जाम और गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। डालो। राजीव झिझका, परंतु फिर जाम में चंद कतरे उसने उड़ेल दिए। पूरा भरो। सरोज ने अपना एक पैर सामने की मेज पर फैला दिया। उसके सफ़ेद टखने पर जमे रेशम से रोएं भीगकर चिपक गए थे। सरोज ने जाम लिया और एक ही झटके में पूरी शराब हलक में उतर गई। मस्तक पर बल पड़े। एक हल्की खंकार आई। फिर सब कुछ ठीक हो गया। जाम राजीव को देखकर उसने अपना दूसरा पैर भी मेज पर फैला लिया। पीठ पीछे टेक ली और हाथों को सोफे पर फैला लिया। कुछ एक सांसें लेने के बाद वह उठी तो उसके पग लड़खड़ाए, परंतु फिर संभल गई। राजीव के हाथ से बोतल लेकर उसने स्वयं पैक डाला, परंतु इस बार एक चुस्की लेकर जाम वहीं रख दिया। समीप के सटे कमरे में प्रविष्ट हुई तो राजीव सोचने लगा कि सेठ जी को बताकर वापस लौट जाए। सरोज पता नहीं कब लौटे, परंतु सरोज शीघ्र ही वापस आ गई। अपने वस्त्र बदलकर रेशमी गाउन में उसका शरीर जगह जगह से झलक रहा था। राजीव ने अपनी निगाहें फेर लीं। सरोज अपना जाम उठाकर सिंगार मेज के सामने बैठ गई। उसकी भीगी लटों से दर्पण की चमक भी मध्यम पड़ गई। टावल द्वारा लटें पोंछकर इन्हें लहराती हुई वह उठी, जाम समाप्त किया, फिर राजीव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बिल्कुल समीप आंखों में झांका और दीवानों समान मुस्कुराई, जैसे अपने आप में ना हो। मुस्कुराते समय उसकी आंखें झलक आईं, जैसे खाई हुई चोट को भूलना असंभव हो रहा हो। उसने जाम फिर भरा। इस प्रकार इस बार के जाम भरने के बाद बाकी शराब कालीन पर गिर पड़ी। बोतल उसने सोफे पर पटक दी, जाम को जहर के समान समाप्त कर दिया। राजीव का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जाने क्या होने वाला है। सरोज अपने पलंग के सिरहाने पहुंची। एक छोटी बोतल पर शैवाल की तस्वीर रखी थी। सरोज ने उसे उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। आवाज़ बिजली की कड़क में डूब गई। वह राजीव के समीप आई, लड़खड़ाती हुई, घायल हिरनी के समान, प्यासी प्यासी। सामने आकर खड़ी हो गई। अपने ओठ उसने राजीव के समीप कर दिए, भीगे और सुर्ख ओठ। राजीव ऊपर से नीचे तक कांप गया। मुझे प्यार करो, सरोज ने अपने ओठ उसके और समीप करके कहा। उसकी आवाज़ के साथ गरम गरम भाप उठकर राजीव के चेहरे पर छा गई। राजीव स्तब्ध पत्थर की मूरत बना खड़ा रह गया। मुझे प्यार करो यू इडियट। सरोज उस पर बरसी, जैसे चीखकर आज्ञा दे रही हो। राजीव हिल भी नहीं सका। सरोज उस पर बरसी, जैसे चीखकर फिर से आज्ञा दे रही हो। सरोज के विश्वास को वह कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सरोज को निराशा हुई तो उसने क्रोध से राजीव की टोपी उतार फेंकी, उसके बालों को सख्ती से मुट्ठी में भींचा और अपनी ओर खींचा। राजीव तब भी नहीं झुका तो उसने स्वयं ही उचक कर उसके ओठों पर अपनी गुलाब की पंखुड़ियां रख दी। उसे प्यार किया, परंतु पत्थर की मूरत में कोई धड़कन नहीं उत्पन्न हो सकी। सरोज के मन को धक्का पहुंचा। उसकी निराशा और बहकती अभिलाषा का गला घुट गया। घायल दिल पर मानो नमक पड़ गया हो। अपनी जवानी, अपनी सुंदरता का उसने अपमान समझा। अलग होकर उसका हाथ हवा में लहराया और फिर पूरी ताकत से उसने राजीव के भीगे गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। पत्थर की इस मूरत पर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यू फूल इडियट, सरोज चीखी। गेट आउट फ्रॉम हियर। राजीव की पलकें झपकीं। एक गहरी सांस लेकर उसने सरोज को देखा। उसकी आंखों में आंसुओं का सोता जारी था। वह घायल थी, एक हिरनी के समान, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदे नाले का भी पानी पीने पर मजबूर हो जाती है। सरोज पर उसे दया आई, दिल फट गया, परंतु फिर उसने अपनी टोपी उठाई और तेज पगों से बाहर निकल गया। अभी वह कार का गेट खोलकर बैठने ही वाला था कि सरोज लपकती हुई उसके समीप आ खड़ी हुई। राजीव। लड़खड़ाने के बाद भी वह लज्जित सी बोली, मुझे क्षमा कर दो राजीव,
मैं बहक गई थी। मुझसे इतना बड़ा दुख सहन नहीं हो सका। सरोज रो पड़ी। मेम साहब, राजीव को उस पर दया आ गई। क्षमा तो पाप करने वाले मांगते हैं। आपने थोड़े ही कोई पाप किया है। पापी तो वह शैवाल है जिसने आप जैसी कितनी ही मासूम लड़कियों का दिल तोड़ रखा है। एक दिन उसे अवश्य अपने किए का फल मिलेगा। मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि मैं आपके काम आ गया। पाप तो तब होता जब आप उसके बिछाए जाल में फंसकर नहीं निकल पाती। सरोज कुछ देर तक खड़ी सिसकती रही, ठंड में उसी प्रकार कांपती रही। फिर बोली, शिप्रा की बात मानकर डैडी ने शैवाल से मेरा मिलना जुलना बंद कर दिया था, परंतु मुझे शिप्रा से अधिक शैवाल पर विश्वास था। आज मौका निकालकर मैं इसलिए गई थी ताकि वास्तविकता पूछ लूं, परंतु वहां जो कुछ देखा वह सरोज सिसक कर रो पड़ी। राजीव के ओठों पर अपनी जीत की मुस्कान फैल गई। राजीव, कुछ देर के बाद सरोज ने पूछा, एक बात का विश्वास कर सकती हूं? राजीव ने एक पल सोचा, फिर उसकी चिंता जानकर बोला, आप निश्चिंत रहिए। आज की बात का जिक्र मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मैं जानता हूं, नारी बदनाम पहले होती है, बुरी बाद में बनती है। आप भी सब कुछ भूलकर एक नया जीवन व्यतीत कीजिए। मैं तो आप लोगों का नौकर हूं। मेरा धर्म ही आपकी रक्षा करना है। अंतिम वाक्य पर सरोज कुछ कहते कहते रह गई। राजीव और नौकर? राजीव तो देवता है, देवता। कोठी के पोर्टिको में गाड़ी खड़ी करके राजीव बरामदे पर चढ़ा। अंदर हॉल में प्रकाश जल रहा था। टोपी उतार कर वह दरवाजे पर आया और शीशे द्वारा अंदर झांका। शिप्रा एक सोफे पर खामोश बैठी थी, शायद उसी की प्रतीक्षा हो। दरवाज़ा खोलकर वह उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुम अभी आ रहे हो? सामने की दीवार पर सुनहरी घड़ी में 2 बजते देखकर उसने क्रोध से पूछा। जी, उसने कांप कर उत्तर दिया। कहाँ चले गए थे? शिप्रा खड़ी होकर गरजी। राजीव को उसने ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। आपकी सहेली को बंगले छोड़कर सीधा आ रहा हूँ। तुम झूठ बोलते हो, शिप्रा बिफर कर बोली। राजीव कुछ न बोला। शिप्रा को मन ही मन कोसने लगा। बोलते क्यों नहीं? आपकी सहेली को छोड़कर मैं सीधा ही तो आ रहा हूँ। तो फिर इतनी देर कहाँ हुई? और जब कार के अंदर गए थे तो भीगे किस तरह? शिप्रा चीखी। अवश्य तुम उस टेलीफोन वाली आवारा लड़की से मिलकर आ रहे हो। राजीव का रक्त उबल कर रह गया, परंतु शिप्रा का संदेह बेवजह नहीं था। सब्र से उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं गया। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। शिप्रा आंखें निकालती हुई उसके समीप आई। बोली, यदि तुम उस लड़की के पास नहीं गए थे तो तुम्हारे ओठों पर यह लाली कहाँ से आई? राजीव के पैरों तले धरती खिसक गई। अपनी गलती का एहसास करके उसे अपनी नौकरी खतरे में दिखाई पड़ी तो मन हुआ कि सब कुछ साफ साफ बता दे, परंतु सरोज को दिया हुआ वचन, बात यदि खुल गई तो सेठ जमनादास उसे किसी भी अवस्था में यहाँ नहीं रहने देंगे। सरोज की इज्जत का प्रश्न है। कुछ पैसे देकर उसे यहाँ से भगा देंगे। ये बड़े लोग तो आपस में फिर एक हो जाएंगे। इनका तो सदा ही का साथ है। फिर सरोज की नज़र में भी वह गिर जाएगा। उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। यू फूल इडियट, शिप्रा पैर पटक कर बोली। तुम मुझे ही बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। राजीव चुपचाप सिर झुकाए वहां से हटकर अपने क्वार्टर में चला आया। वर्दी उतार फेंकी। उसे अब सचमुच ही यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर उसने उसे निकाल ही दिया। ऐसी बदमिजाज लड़की के साथ निभाता भी कब तक? बर्दाश्त की भी हद होती है। अपनी बेबसी पर वह तिलमिला कर रह गया। आंखों पर आंसू आ गए। शरीर बुरी तरह कांप रहा था। आंसू पोंछने के बाद कंपन और बढ़ गई। उसका मन करता था कि अब इस नर्क में वह एक पल भी नहीं रुके, परंतु मन की पीड़ा सारे शरीर में फैल रही थी। वह कहीं सिर पकड़कर बैठ गया। अपनी मजबूरी पर भगवान को दोष देकर शिप्रा को कोसता रहा। पथिर, चिड़चिड़ी, घमंडी। जब वर्षा नहीं रुकी तो कंबल ओढ़कर लेट गया। शरीर ज्वर के समान कांपने लगा था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उसकी आंख खुली तो देखा दोपहर का समय है। शायद भोर तक वर्षा हुई थी। उसने अपनी घड़ी देखी, पुरानी घिसी पिटी, जो उसके पिता ने चलते समय उसे दी थी, बंद पड़ी थी। समय का वह कोई ठीक अनुमान नहीं लगा सका। उसने कंबल फेंककर उठाना चाहा तो
जोड़ जोड़ टूटता प्रतीत हुआ। शरीर तप रहा था, आंखें चढ़ी थीं, फिर भी उसने साहस बटोरकर छितरा हुआ सामान सूटकेस में ठूंस दिया। चलने को उठ खड़ा हुआ, परंतु तभी ऐसा प्रतीत किया मानो दिल बैठ जाएगा। चक्कर सा आ गया, पग डगमगाए तो संभलते संभलते उसने अपने आप को पलंग पर गिरा दिया। इसके बाद उसे कुछ नहीं मालूम। काफ़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। अपनी अवस्था देखकर उसने होश ठीक किए। खिड़की के बाहर बादलों की परत पर कहीं ना कहीं लालिमा भी छिटकी हुई थी। शायद शाम हो रही है। उसने उठना चाहा तो कमजोरी से आंखों पर अंधकार छाता प्रतीत हुआ। उसने महसूस किया पिछली रात भीगने के कारण उस पर निमोनिया का प्रभाव है। अब वह किस प्रकार यहाँ से जाए? जाना तो है ही उसे। फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, बड़ी कठिनाई से उसने कहा। ज्वर में उसका स्वर भी कांप रहा था। हेलो, राजीव? आवाज़ जानी पहचानी थी। मैं लिली हूँ। लिली? राजीव को लिली पर सख्त क्रोध आया, परंतु फिर स्वयं को संभाल कर उसने नम्रता से व्यवहार किया। लिली ही अब ऐसे आड़े समय उसे काम आ सकती है। शिप्रा ने उसे निकाल दिया है। अब जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाता उसे लिली का ही सहारा लेना पड़ेगा। बोला, कहो कैसे याद किया? याद? तुम्हें तो गाली देने का मन करता है। लिली ने प्यार से क्रोध दिखाया। तुम कल आए क्यों नहीं? ओ, राजीव ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। बोला, अभी तक मैं किसी का गुलाम था इसलिए नहीं आ सका, और आज से सदा के लिए स्वतंत्र हूँ। मतलब आज से मेरी छुट्टी कर दी गई। ओह, लिली एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, उस चुड़ैल से तुम्हारी निपटी भी कब तक? कल मैंने रात 10 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। जब नहीं आए तो समझ गई कि उसने तुम्हें रोक लिया है। हाँ, राजीव ने कहा, वैसे मैं तुम्हें अपनी मजबूरी कल फ़ोन पर ही बता देता, तब तुम्हें मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। परंतु जब तुम बात कर रही थी तो उस समय मेरे सामने मेरी मालकिन खड़ी हुई थी। वह नहीं चाहती कि उसका टेलीफोन नौकरों के उपयोग में आए। ओह, लिली ने उसकी मजबूरी समझी, फिर बोली, परंतु आज भी तो मैंने वहीं फ़ोन किया था। डायरेक्टरी में सारे फ़ोन बीएल कर के नाम से तो हैं। फिर आज किसने कह दिया कि फिर से रिंग करो? फिर से रिंग करो? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। किसने कहा था? किसी औरत की आवाज़ थी। पहले उसने मेरा नाम पूछा, फिर रिंग करने को कह दिया। राजीव ने एक पल सोचा। कोठी में शिप्रा के अतिरिक्त कोई भी लड़की नहीं। फिर शिप्रा ने कैसे आज्ञा दे दी टेलीफोन द्वारा कोई उससे बात करे? शिप्रा ने तो उसे निकाल बाहर किया है। एक पल उसने मस्तिष्क पर जोर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात शिप्रा उस पर क्रोध में बरस पड़ी थी? एक दिन और भी तो उसने ऐसा ही किया था। आखिर गलती भी तो उसी की थी। बिगड़ेगी नहीं तो क्या प्यार करेगी? उसे अपनी नौकरी स्थिर रखने की आशा दिखाई पड़ी। सुबह से गंगू काका भी इधर नहीं आए, वरना उसे जगाते अवश्य। उनसे मिलकर वह सारी बात आसानी से जान सकता है। क्या सोच रहे हो? राजीव चौंका। बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर सीधे आ रहे हो ना? कहाँ? मेरे घर। जब छुट्टी हो गई है तो वहां पर रहकर क्या करोगे? आज शायद मैं नहीं आ सकूं, राजीव ने अपनी नौकरी की आशा करते हुए कहा और अपनी बीमारी का सच्चा बहाना बनाया। इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, लिली ने चिंता प्रकट की, तो फिर मैं ही तुम्हें लेने आ जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है लिली, राजीव ने झट से कहा। ऐसा ना हो कि वह वास्तव में यहाँ पहुँच जाए। मैं अपना हिसाब किताब पूरा करके कल सुबह ही तुम्हारे पास आऊँगा। राजीव का विचार था कि यदि सुबह तक शिप्रा ने उसे याद नहीं किया तो गंगू काका से मिलकर सारी बातें जानने के बाद वह सीधा यहाँ से चला जाएगा। परंतु अभी तो नौकरी की आशा बाकी है। तो मैं तुम्हारे पास एक डॉक्टर ही भेज दूँ? नहीं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं। जब होगी तो संकोच नहीं करूँगा। खैर, तुम्हारी इच्छा। और हाँ सुनो, लिली ने कहा, रॉयल होटल में 15 अगस्त को होने वाली सुंदरी प्रतियोगिता में मैं भाग ले रही हूँ, इसलिए मुझे अभी से 2 टिकटें मिल गई हैं। तुम मेरे साथ होगे? मैं? हाँ, तुम। तब तक तुमको मैं सुंदर नगर से हरगिज नहीं जाने दूंगी। राजीव हंस दिया, फिर बोला, इतने बड़े होटल में तो मैं आज तक नहीं गया। तो क्या हुआ, चलकर देख लेना। बड़े लोगों के साथ बैठने का धड़का इसी प्रकार तो खुलता है।
राजीव ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब फोन कट गया तो उसने अपना कोट उतारा, जूते उतारे और फिर कंबल ओढ़कर लेट गया। ठंड से शरीर ठिठुर रहा था तथा ज्वर से तप भी रहा था। सोचने लगा, यदि शिप्रा ने उसे निकाला होता तो क्वार्टर खाली करने के लिए भी किसी नौकर को कहला भेजा होता। मन में आशा की ज्योति जलाए सोचता सोचता वे कमरे की बत्ती भी जलाना भूल गया और शाम अंधकार में परिवर्तित होकर वातावरण में प्रविष्ट हो गई। सहसा कमरे के अंदर अचानक ही बल्ब प्रकाशमान हुआ। राजीव की आंखें चुंधिया गईं। चौंककर उसने गर्दन उठाई। सामने एक डॉक्टर खड़ा था, बूढ़ा, शायद अनुभवी भी था। हाथ में फर्स्ट एड किट तथा गले में स्टेथोस्कोप। आप? उसने उठकर बैठना चाहा। डॉक्टर ने बिना कोई उत्तर दिए उसके समीप एक कुर्सी खींची, पलंग के किनारे किट रखा और राजीव की कलाई थाम ली। आपकी तबीयत वास्तव में ठीक नहीं है, उसने बात जारी की। वर्षा से भीगने के बाद आवश्यक है कि शरीर को भली भांति पोंछा जाए। कुछ देर आतिशदान के समीप भी बैठना चाहिए। यह बर्फीली हवाएं बहुत भयानक होती हैं। फिर राजीव को किसी बात का अवसर दिए बिना उसने उसे औंधा किया। स्टेथोस्कोप द्वारा उसकी पीठ जांची। जरा गहरी सांस लो, वह बोला, और फिर उसे सीधा करके उसकी छाती की धड़कनें भी सुनी। कोई चिंता की बात नहीं है, लापरवाही बरतने से निमोनिया हो गया है। मैं दवा दे रहा हूँ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन केवल आज दिन भर ही खाने का परहेज करना। डॉक्टर मुस्कुराया, भेद भरी मुस्कान, जैसे राजीव बहुत भाग्यवान है जिसका एक लड़की इतना अधिक ख्याल रखती है। राजीव ने दिल की गहराई से लिली की कृपा की सराहना की। वह कितनी अच्छी है, दयालु। वास्तव में उसे इस समय डॉक्टर की आवश्यकता थी। यदि शिप्रा ने उसकी सेवा की मांग की होती तो वह अर्पित करने योग्य हो सकेगा। बीमार रहने पर शिप्रा उस पर फिर बरस सकती थी। लिली स्वयं नहीं आई, वह उसकी बीमारी को समझती है। यदि आ जाती तो शायद वह पत्थरदिल लड़की उसे कोठी में घुसने नहीं देती, फिर उसका अपमान हो जाता। अच्छा ही हुआ जो नहीं आई। दवा उसने पी। उसके शरीर को तुरंत ही आराम मिलने लगा। पलकें बोझ बनने लगीं तो वह चुपचाप सो गया, बहुत चैन की नींद, आंखों में नौकरी की आशा लिए हुए। अगली सुबह राजीव की तबीयत बहाल थी, शरीर चुस्त तथा मन हल्का। आंखें खुलते ही उठकर उसने हाथ मुंह धोए और चाय बनाने की सोच ही रहा था कि गंगू काका आ पहुंचा। उसने हाथ में ट्रे के साथ हल्का नाश्ता भी ले आया। अरे यह किस लिए? उसने पूछा। तुम्हारे लिए। ट्रे एक और आहिस्ता से रखकर उसने कहा, कल तुमसे भेंट नहीं हो सकी क्योंकि अचानक ही तार आ जाने से मुझे गांव चले जाना पड़ा। आज सुबह किसी ने बताया कि कल रात तुम्हें डॉक्टर दे गया है, तो सोचा तुम्हें ऐसे नाश्ते की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ओ काका, राजीव ने भड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कितने अच्छे हो, बेकार ही यह कष्ट किया। इसमें कष्ट कैसा? सेवा करना तो मेरा धर्म ही है। गंगू काका चलने को तैयार हुआ। अच्छा तुम नाश्ता करो, ट्रे मैं बाद में ले लूँगा। गंगू काका चला गया तो राजीव ने नाश्ता समाप्त किया। वास्तव में उसे भूख सता रही थी। पिछले सारे दिन कुछ खाया भी तो नहीं था। उसने सोचा, इस कोठी के सभी लोग कितने अच्छे हैं। सेठ बीएल कार भी सज्जन पुरुष थे, परंतु शिप्रा ऐसी क्यों है? उसे अपनी नौकरी सुरक्षित नजर आई। नाश्ते के बाद वह बाहर निकला। ठंड काफ़ी थी। सूर्य की किरणें कोहरे के एक एक कण को छांट छांट कर अलग कर रही थीं। धूप का उसने बहुत देर तक आनंद उठाया। फिर दिन के लगभग 12 बजे गंगू काका आया तो दोबारा उसके हाथ में खाने का थाल था। काका, उसने डरते हुए पूछा, यह तुम सुबह नाश्ता भी ले आए, फिर इस समय भी? यदि मालकिन ने देख लिया तो? वह खुद ही रुक गया। देख लिया तो? गंगू काका ने आश्चर्य से कहा। देखना तो दूर, उन्होंने स्वयं ही कहा है कि अब चाहे तुम्हारी ड्यूटी का समय हो या ना हो, तुम्हें खाना बराबर मिलता रहे। क्या? राजीव को विश्वास ही नहीं हुआ। अरे भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तुम उनके सेक्रेटरी हो, तुम्हें यदि यह सुविधा मिल गई तो बात क्या हुई? गंगू काका ने सेक्रेटरी का उच्चारण अपने ढंग से किया। राजीव को अपनी नौकरी स्थिर रहने में अब रहा सहा भी संदेह नहीं रहा। शिप्रा की धारा परिवर्तित है, शांत है। उसने बेकार ही उसे भला बुला कहा। वह तो उसके विचारों की भी अच्छी है,
500 रुपये वेतन, क्वार्टर, खाना, यूनिफॉर्म। अब उसका अपना खर्च बचा ही क्या। 2 दिन और बीत गए। इन 2 दिनों शिप्रा को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो उसे पूर्ण आराम मिल गया। कितने अरसे में उसे गंगू काका ने बताया कि यदि वह अपने निजी काम के लिए कहीं जाना चाहता है तो फला समय तक उसकी छुट्टी है। शिप्रा कहीं नहीं जाएगी। राजीव तब भी नहीं गया। लिली से मिलने की इच्छा करे भी उसने यहाँ से निकलना उचित नहीं समझा। अब इस नौकरी पर और अधिक वह कोई खतरा नहीं लेगा। लिली उसकी मजबूरी समझती है। उसका धन्यवाद वह कभी भी अदा कर देगा। निश्चय ही बेचारी ने डॉक्टर भेजकर उस पर काफ़ी खर्च उठाया है। तीसरे दिन अपने क्वार्टर के सामने धूप में कुर्सी डालकर वह अखबार लिए अपने शहर वाराणसी का समाचार पढ़ रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। राजीव, तुम गाड़ी पर पहुंचो, मुझे इसी समय जाना है। शिप्रा की आज्ञा थी। कुछ अधिक ही शीघ्रता थी उसे। राजीव, वह नाम शिप्रा के ओठों पर पहली बार आया था। जाने किस वेग में वह कह गई, वरना उसने तो सदा उसे ड्राइवर के नाम से ही संबोधित किया है। जी मेम साहब, उसने उत्तर दिया। एक पल को दूसरी ओर खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, सुनो, वह अच्छा रहने दो, कुछ नहीं। शिप्रा ने बात समाप्त कर दी। जाने क्या कहना चाहती थी वह। राजीव ने झट वर्दी निकाली। इतने अरसे में उसकी टोपी भी सूख गई थी। वर्दी उठाते ही अचानक उसने देखा सीने पर से बिल्ला गुम है। वह बिल्ला जो शिप्रा के खानदान का चिन्ह है। उसने इधर उधर ढूंढा, अलमारी में, दराज में, पलंग के नीचे, ऊपर हर कोने में, परंतु वह कहीं नहीं मिला। तो उसके होश जाते रहे। उसे याद आया कि शैवाल के बंगले में वर्षा वाली रात सरोज को संभालते हुए उसकी वर्दी का बटन नहीं टूटा था, उसका बिल्ला ही गिरा था। अब आखिर यह एक के बाद एक मुसीबत क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ रही। एक बार फिर वह अपनी नौकरी खोने का भय कर बैठा। वर्दी उसने ऐसे ही पहन लेनी चाही तो वहां लपककर गंगू काका आ पहुंचा। जल्दी जाओ, शिप्रा बिटिया कार में बैठ चुकी हैं, उसने कहा। लेकिन उसने अपनी मजबूरी प्रकट करनी चाही। अब जाओ भी। गंगू काका ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचा। ऐसे ही चले जाओ, पंकज बाबू का हवाई जहाज आ चुका है। राजीव उसी प्रकार बाहर भागा। शरीर पर खाकी पैंट पर नीला कोट तथा पैरों में चप्पल। उसका दिल भैंसे कांप रहा था। शिप्रा उसे इस अवस्था में देखकर बरस ना पड़े। गाड़ी के समीप पहुंचकर वह रुक गया, जैसे शिप्रा की डांट की प्रतीक्षा कर रहा हो। शिप्रा ने उसे गौर से देखा, ऊपर से नीचे तक। माथे पर बल पड़ते पड़ते रह गए। चलो, खड़े क्यों हो, उसने कहा। राजीव की जान में जान आई। जल्दी से वह अंदर बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते करते उसने सोचा, आज बिना वर्दी में बैठा देखकर लोग उसे गाड़ी का मालिक ना समझ बैठें। उसने एक सपना देखा, सपना जिसका अधिकार अभी तक किसी ने गरीबों से नहीं छीना है। वह गाड़ी का मालिक है। गाड़ी उसने गेट से बाहर निकाली ही थी कि सामने सरोज की गाड़ी आ गई। उसने झट ब्रेक लगा दिया। अरे सरोज, शिप्रा ने बाहर झांका, फिर बोली, अपनी गाड़ी पार करके इसी में आ जाओ, मुझे जरा जल्दी है। सरोज ने गाड़ी पार्क की, फिर शिप्रा की बगल में आ बैठी तो राजीव ने गाड़ी को तेज गति में छोड़ दिया। एयरपोर्ट चलो, शिप्रा ने राजीव से कहा। एयरपोर्ट? सरोज ने पूछा। हाँ, लंदन से पंकज आया है। एयरपोर्ट से उसने रिंग किया कि उसका हवाई जहाज आ चुका है और किसी ने उसे रिसीव ही नहीं किया। क्यों? क्या पहले से उसने तुम्हें सूचित नहीं किया था? फ़ोन पर ही कह रहा था कि तार भेज दिया था, परंतु मुझे तो अब मिला ही नहीं। शिप्रा ने आश्चर्य प्रकट किया। सरोज भी आश्चर्य प्रकट कर चुप हो गई। राजीव को भी वह बहुत आश्चर्य से देख रही थी, जैसे शिप्रा के अधीन बिना वर्दी के गाड़ी में बैठना एक स्वप्न वाली बात थी। आज कई दिनों के बाद मैं पंकज को देखूंगी, अपनी प्रसन्नता प्रकट करके शिप्रा ने अपने आप ही कहा। मेरा ममेरा भाई है। लंदन में हमें एक ही कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। फिर मैं भारत चली आई और वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने में लग गया। पिताजी की मृत्यु पर आना चाहता था, परंतु मैंने ही मना कर दिया। मिट्टी उठ चुकी थी, फिर आने से उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होता। शिप्रा की आंखें झलक आईं। इस भरी दुनिया में शायद पंकज के अतिरिक्त उसका अपना कोई नहीं था। एयरपोर्ट पर शिप्रा पंकज के गले लग गई। दोनों की ही आंखें झलक आईं। फिर पंकज ने सरोज को देखा।
ऊपर से नीचे तक, और देखता ही रह गया। कुंदन समान चमकते प्रकाश पर कहीं गंभीरता की बदली भी छाई हुई थी। यह सरोज है, मेरी प्यारी सहेली। शिप्रा ने उसका परिचय दिया। सरोज से भेंट करने के पश्चात पंकज ने राजीव को देखा। यह मेरा सेक्रेटरी है राजीव। शिप्रा ने उसका भी परिचय दिया। पंकज ने उसमें नाममात्र की भी रुचि नहीं ली, वरन उसे वर्दी में न देखकर उसके माथे पर थोड़े समय के लिए बल आ गए थे, परंतु फिर वह टाल गया। शायद सरोज के कारण वह वातावरण खराब नहीं करना चाहता था। अपना सारा ध्यान उसने सरोज पर खींच लिया। राजीव ने डिक्की में सामान भरा। फिर जब उसने बैठने के लिए आगे बढ़ा तो पंकज ने उससे पहले ही बढ़कर अगला गेट खोल दिया। स्वयं स्टीयरिंग पर बैठकर उसने दूसरी ओर का गेट खोला तो शिप्रा उचक आई। पंकज को यह बात अखरी। अपने समीप शायद वह सरोज को बिठाना चाहता था। एक पल ठिठकने के बाद वह जोर से हंस पड़ा। शिप्रा को समझी कुछ नहीं भी, परंतु सरोज अनजान बनी शिप्रा के बगल में बैठ गई। राजीव चुप खड़ा शिप्रा का मुंह ताकने लगा। तुम टैक्सी या बस से कोठी पहुंचो, शिप्रा के बजाय पंकज ने कहा, इस अधिकार से मानो राजीव उसी का निजी नौकर है। राजीव के दिल को ठेस पहुंची। सबके साथ उसने शिप्रा की आज्ञा की प्रतीक्षा की। तुम पीछे बैठ सकते हो, शिप्रा ने पंकज की बात का मूल्य समाप्त करते हुए कहा। दीदी, पंकज ने अपना अपमान समझा तो तैश खाकर कहना चाहा। बैठने दीजिए ना, इस बार सरोज ने उसका पक्ष लिया। पंकज का जोश यूं ठंडा हो गया मानो उबलते दूध पर पानी के चंद छींटे पड़ गए हों। अपनी झेप मिटाने के लिए हंस पड़ा। राजीव बिना समय गंवाए अंदर बैठ गया। पंकज ने गाड़ी स्टार्ट की। हवाई अड्डे की सीमा से बाहर आकर उसने उसे इतनी तेज गति से सड़क पर दौड़ा दिया कि राजीव के होश उड़ने लगे, परंतु फिर पंकज को ड्राइवरी में निपुण देखकर वह संतुष्ट हो गया। जब तक सड़क सीधी रही पंकज अपनी ही हाँकता रहा। अपनी बातों द्वारा वह सरोज को अधिक से अधिक प्रभावित करना चाहता था। शायद उसकी सुंदरता पर रीझ कर उसका मन जीत लेना चाहता था। सरोज खामोश थी, फिर भी वह सरोज से संबंधित था। सरोज अपना टूटा दिल संभाले खामोशी से हाँ में हाँ करती रही। पंकज को उसकी यह खामोशी बहुत पसंद थी, शायद इसलिए कि लंदन जैसे शहर में बातूनी लड़कियों से उसे अधिक संगत मिली थी। पश्चिमी देश की लड़कियां भी यूं भी फॉरवर्ड होती हैं। सरोज की इस खामोशी का कारण जाने बिना ही वह उस पर अपना दिल हार बैठा था। राजीव के मन को प्रसन्नता हुई। सरोज प्रयत्न करे तो उसका दिल जुड़ सकता है। कुछ दूरी पर एक सुंदर झरना घाटी के उस पार संगीत की मुद्रा में गिर रहा था। उसका झाग धुएं समान उठता हुआ दूर तक फैला था। सूर्य की किरणें उस पर छाई हुई थीं, चांदी समान झिलमिला रही थीं। पंकज ने एक और गाड़ी सड़क से नीचे उतारी, फिर रोककर बाहर निकल आया। राजीव ने झट बाहर निकलकर दूसरी ओर का गेट खोलना चाहा तो सरोज स्वयं ही खोलकर बाहर आ गई। शिप्रा को भी उसके पीछे निकलना पड़ा। किस कदर खूबसूरत खूबसूरत, पंकज ने सरोज की आंखों में झांकते हुए इस प्रकार कहा मानो उसी की प्रशंसा कर रहा हो, परंतु फिर झरने की ओर गर्दन घुमाकर बोला, खूबसूरत है यह। सरोज लजा गई, अपनी आंखें नीचे झुका लीं। है ना? पंकज ने उसके समीप आकर पूछा। सरोज और भी लजा गई। लजाकर वह शिप्रा के साथ आगे बढ़ गई तो पंकज खिल उठा। तुम यहीं ठहरो, उसने राजीव से कहा, हम अभी आते हैं। जी, राजीव ने इतना कहा, फिर अपनी नजरें फेरकर शिप्रा को देखा। वह उसी को देख रही थी। उससे कुछ कहते कहते रह गई, फिर आगे बढ़ गई। लगभग आधे घंटे बाद वे वापस लौटे। राजीव ने देखा सरोज के मुखड़े पर अब पहले जैसी गंभीरता नहीं है। पंकज की बात पर वह मुस्कुरा भी देती है, उसकी बातों में रुचि ले रही है। सरोज के घायल दिल को मरहम की आवश्यकता थी। शायद यह मरहम उसे लाभ कर रहा है। शिप्रा ने राजीव को देखा। कुछ विचित्र ही दृष्टि थी, जिसका अनुभव राजीव को पहली बार हुआ। शिप्रा उससे कुछ कहना चाहती है, कोई ऐसी बात जिसे शायद वह पंकज या सरोज के सामने नहीं कह सकती। वह उसका निजी सेक्रेटरी है, उसे उससे कहना भी चाहिए। मालिक का नौकर पर विश्वास करना आवश्यक है, परंतु शायद उसने अब तक शिप्रा का विश्वास प्राप्त नहीं किया है। अभी उसे काम ही करते कितने दिन हुए हैं। खैर, यदि शिप्रा ने उसे नहीं निकाला तो एक दिन वह उस पर ऐसा विश्वास करने लगेगी
कि निश्चिंत होकर अपना सारा भार सौंप दिया करेगी। वह ईमानदार है, नीयत का अच्छा है, इस विश्वास की वह पूरी कीमत अदा करेगा। पंकज ने फिर स्टीयरिंग संभाला तो इस बार सरोज उसके बगल में थी। शिप्रा किनारे पड़ गई। पंकज ने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। गाड़ी उसने फिर तेज गति में छोड़ दी, बहुत शौकी के साथ। कुछ देर बाद चढ़ाई आने लगी। मोड़ पर मोड़ शुरू हो गए। पंकज ने तब भी गति कम नहीं की। गाड़ी चलाने में उसे आनंद आ रहा था, शायद इसलिए कि हर मोड़ पर कभी वह सरोज पर आवश्यकता से अधिक लुढ़क जाता और कभी सरोज संभलने के बाद भी उस पर आ गिरती थी। कार की इस यात्रा ने पंकज और सरोज की दूरी समाप्त कर दी। राजीव ने देखा, शिप्रा कनखियों से सामने के दर्पण में उसी को देख रही है। गाड़ी एक झटके के साथ कोठी के पोर्टिको में रुकी तो सब ही एक साथ बाहर निकल पड़े। ऐसा लगता है जैसे सदियों बाद यहाँ आया हूँ। पंकज ने कोठी को देखा, फिर लॉन पर नजरें दौड़ाईं। बोला, सब कुछ बदला बदला सा है, जैसे सूने चमन में बाहर आ गई हो। ऐसी बात नहीं, केवल देखने का अंतर है, शिप्रा ने कहा। जब मनुष्य का मन खुश रहता है तो हर जगह बाहर ही बाहर दिखाई देती है। अच्छा, वह कैसे? पंकज ने पूछा। शिप्रा ने भेद भरी दृष्टि से सरोज को देखा। सरोज के गालों पर सुर्खी दौड़ गई, ऐसी सुर्खी जो किसी लड़की के दिल में प्यार की पहली धड़कन द्वारा उत्पन्न होती है। अपना दामन बचाती हुई वह झट बोली, मुझे वापस चलना चाहिए। अरे वाह, पंकज ने ऐतराज किया, ऐसी भी क्या जल्दी है? कुछ देर बैठिए, कॉफ़ी पीजिए, बातें कीजिए। जी नहीं, सरोज अपने चेहरे की मुस्कान छिपाकर बोली, मुझे जाना ही चाहिए। आप यात्रा से आए हैं, आराम कीजिए, मुलाकातें तो होती ही रहेंगी। सच कह रही हैं ना? पंकज ने कुछ जज्बाती होकर सरोज की आंखों में झांका। सरोज धरती में गड़ गई। राजीव ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और खिसककर अपने क्वार्टर में चला गया। कुछ एक दिन और बीत गए। पंकज और सरोज एक दूसरे के और समीप आ गए, इतना अधिक कि अब सरोज को शिप्रा से मिलने का समय तक नहीं मिलता। पंकज भी दिन दिन भर गायब रहता। शिप्रा ने भी जैसे इनसे किनारा कर लिया था। अकेली लॉन में बैठी वह अपने दिन का अधिकांश भाग खामोशी में बिता देती। यहाँ तक कि संध्या भी ढल जाती, फिर तारे टिमटिमा उठते, चंद्रमा बदली की परतों से ताक-झांक करने लगा। समीप की घाटियों से उठते बादल जब उसके मुखड़े पर नमी छिड़कते तो वह उठकर अपनी कोठी के अंदर प्रविष्ट हो जाती। राजीव तब दूर ही खड़ा उसे देखता रहा। आजकल शिप्रा इतनी गंभीर क्यों है? उदास, खामोश क्यों है? उसे डांटती नहीं, झिड़कती नहीं, कुछ कहती नहीं, कुछ पूछती भी नहीं, कहीं आती जाती भी नहीं है। अवश्य उसके दिल पर कोई ऐसा बोझ है जिसे वह उतार फेंकना चाहती है। कभी कभी उसका मन करता कि वह उसके पास जाए, उसकी उदासी का कारण पूछे, उसका सहायक, उसका राजदा बनने का प्रयत्न करे, परंतु फिर अपनी हकीकत पर गौर करके वह चुप हो जाता। शिप्रा उसकी मालकिन है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसे बुलाकर स्वयं ही आज्ञा दे देगी। उसे संकोच भी किस बात का? अपने आप उसकी खामोशी को छेड़कर उसने अपनी नौकरी को दांव पर लगाना उचित नहीं समझा। 15 अगस्त, आज रॉयल होटल में एक विशेष प्रोग्राम होने वाला था, सुंदर नगर की सुंदरी प्रतियोगिता। राजीव को लिली की बात याद थी। इच्छा भी थी कि इस जश्न को देखे। जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं मिला था, परंतु साहस नहीं कर सका कि छुट्टी मिल भी जाती तब भी वह नहीं जाता, क्योंकि जानता था यह बड़े लोगों का जश्न है। यदि पंकज या शिप्रा वहां पहुंच गए तो उसे निकाल बाहर करेंगे। कौवा हंस के जोड़ों में कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ, यदि शिप्रा का वहां जाने का प्रोग्राम हुआ तो यह प्रोग्राम दूर से शायद देख सकेगा, परंतु जो आनंद इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर आता उसकी बात ही कुछ और होती। दिन के 1 बजना चाहते थे। लंच के बाद वह धूप में निकल आया था, पैरों में चप्पल, सूती पैंट, वही एकमात्र नीला कोट। धूप सामने के लॉन में थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर शिप्रा लॉन में झूले पर बैठ कोई अंग्रेजी की मैगजीन देख रही थी। उसकी लटें खुलकर रेशमी आसमानी साड़ी पर रेशम समान चमक रही थीं। हाथों में तो पतली सुनहरी चूड़ियां, पैरों में सुर्ख चप्पलें। उसका मुखड़ा गंभीर था, श्रृंगार से वंचित भी था,
परंतु फिर भी वह आकर्षक थी। राजीव यूं ही खड़ा उसकी सुंदरता से उसके स्वभाव का मिलान करता रहा। शिप्रा के अंदर आज कुछ और ही अंतर था। अपने दिल से इसका मिलान कर रही थी। सहसा शिप्रा की नज़रों को जाने क्या खटका लगा कि उसे अचानक ही पलटकर पीछे देखा। राजीव का दिल यूं कांप गया मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आंखें फेरने का भी मौका नहीं मिला था। फिर भी छेप मिटाने के लिए वह इधर उधर देखने लगा। शिप्रा झूले से नीचे उतरी। राजीव का दिल और कांपने लगा, परंतु शिप्रा उसकी ओर बढ़ने के बजाय नहीं एक लॉन चेयर के समीप पहुंची। उसके ऊपर उसका ऊनी शॉल रखा था। उठाकर अपने कंधे पर डाला और पोर्टिको की ओर पहुंची। स्वयं ही उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। राजीव एक पल ठिठका, फिर लपक कर कार के समीप चला आया। शिप्रा की यह बात उसके लिए बिल्कुल नई थी। बनाव श्रृंगार कुछ भी नहीं और जाने की तैयारी। हिमालय व्यू चलो, वह अचानक ही बोली। राजीव स्तब्ध रह गया। उसने ठिठक कर अपने लिबास को देखा। ऐसे ही चलो, शिप्रा ने फिर कहा। वह झट गेट खोलकर अंदर बैठ गया। गाड़ी की सड़क पर निकलकर उसने साधारण गति में छोड़ दिया। सामने दर्पण में उसे शिप्रा की गर्भ गुलाबी उंगलियों के मध्य नाचता हुआ सुर्ख गुलाब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शिप्रा की उंगलियां ही नहीं, नाखून भी प्राकृतिक तौर पर गुलाबी थे। एक उंगली में अंगूठी थी, हीरे की सुंदर अंगूठी। वह खामोश थी और राजीव को इस खामोशी के पीछे उस कारण की तलाश थी जिसने उसे अंदर ही अंदर बदल दिया था। हिमालय व्यू के समीप पहुंचकर राजीव ने कार रोकनी चाही तो शिप्रा ने उसे मना कर दिया। यहाँ पहले से ही काफ़ी लोग एकत्र थे। यहाँ नहीं, वहाँ। उसने ऐसे स्थान की ओर इशारा किया जहाँ मेन सड़क छोड़कर एक कच्ची सड़क थोड़ी दूर तक जाकर समाप्त हो जाती थी। राजीव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर चाहा कि उतरकर गेट खोले तो शिप्रा स्वयं ही बाहर आ गई। शॉल कंधे पर लापरवाही से डालकर वह थोड़ा आगे बढ़ी। कुछ एक पग चलकर रुकी, पलटकर पीछे देखा। कुछ कहना चाहती थी वह, परंतु ओंठ केवल खुले ही रह गए। राजीव ने कुछ पूछना चाहा, परंतु साहस न कर सका। शिप्रा आगे बढ़कर एक बड़े पत्थर पर बैठ गई और हिमालय की चोटी पर पिघलती बर्फ को देखने लगी, जो चांदी के सोते समान पिघलकर सुंदर नगर पर शीशा चमका रहा था। राजीव ने महसूस किया शीशे की एक ऐसी ही मुस्कान शिप्रा के ओठों पर भी है जिसे वह हकीकत बना देना चाहती है। उसका जैसे कुछ खो गया है जिसे ढूंढने के लिए वह यहाँ चली आई है। शायद उसकी जिंदगी या जिंदगी की कीमती हंसी मुस्कान। उसका मन किया शिप्रा की मुस्कान वापस लाने के लिए वह अपनी जान की भी बाजी लगा दे। शिप्रा एक बार कहकर तो देखे। शिप्रा ने वहीं से एक बार राजीव की ओर देखा। ओठों पर मानो आहा आकर रुक गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजीव तड़प कर रह गया, परंतु फिर भी कुछ पूछ ना सका। उसकी ओर बढ़ भी नहीं सका। रानी के आंसू यदि असली मोतियों समान सच्चे हों तो उसके लिए पुरुष क्या नहीं कर सकता। शिप्रा के दिल पर अवश्य कोई भेद बोझ बना हुआ है और इसे उतारने के लिए उसको समय की आवश्यकता है। एक सच्चे दोस्त, सच्चे साथी की आवश्यकता है। राजीव ने कुछ ऐसा ही महसूस किया। शिप्रा यहाँ से लगभग 1 घंटे बाद उठी तो राजीव ने अपनी पलकें नीची कर लीं और कार के गेट के पास खड़ा हो गया। शिप्रा ने अपनी विफरी खुली लटों पर हाथ फेरा जो हवा के दामन से लिपट लिपट जाना चाहती थीं। फिर वह राजीव के समीप आई। राजीव ने पिछला गेट खोल दिया, परंतु शिप्रा एक पल खड़ी रही। राजीव की आंखों में जाने क्या तलाश रही थी वह। राजीव यह देखने के लिए एक बार भी पलकें नहीं उठा सका। राजीव, शिप्रा के ओठ कांपे। राजीव ने पलकें ऊपर की। शिप्रा की आंखें भीगी भीगी थीं। शिप्रा ने उसे ऐसी नज़र से देखा कि राजीव का दिल धड़क उठा, परंतु उसके छोटेपन के एहसास ने उसे शिप्रा की नज़रों पर विश्वास करने की जरा भी आज्ञा नहीं दी। राजीव, शिप्रा ने कहा, तुम्हें आज शाम कहीं जाना तो नहीं है? शिप्रा मानो कुछ कहते कहते रुक गई थी। आज 15 अगस्त है, शायद तुमको छुट्टी की आवश्यकता पड़े। जी नहीं, धन्यवाद। छुट्टी की इच्छा रखकर भी एक झटके में उसके मुंह से निकल गया, मुझे छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं। शिप्रा कुछ न बोली, टहलती सी आगे बढ़ गई। कार के सामने से चलती हुई दूसरी तरफ आई। अगला गेट खुला और अंदर बैठ गई। राजीव देखता रह गया। पिछले दरवाजे का हैंडल हाथ में उसी प्रकार थामा हुए। चलो,
शिप्रा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा और राजीव को शिप्रा के समीप बैठकर स्टीयरिंग संभालना पड़ा। राजीव ने कार कोठी की पोर्टिको के नीचे खड़ी की तो पंकज बरामदे में खड़ा था। शिप्रा को इस अवस्था में आगे बैठा देखकर उसका रंग बदल गया। राजीव को उसने घूर कर देखा। राजीव के पैरों तले धरती खिसक गई। कहीं चली गई थी शिप्रा? पूरे अधिकार से उसने क्रोध दिखाया। कहीं नहीं, शिप्रा ने लापरवाही से कहा। मन घबरा रहा था इसलिए टहलने निकल गई। हाथ में लिए गुलाब को उसने नथनों के समीप किया। ऐसी अवस्था में? पंकज ने शिप्रा की फूल में रुचि देखी। मूड ही तो है। शिप्रा ने अपने कपोलों पर आई लटों को उंगली द्वारा पोंछ फेंका। फिर पंकज की बात की प्रतीक्षा किए बिना ही हल्की सी मुस्कान बिखेरती अंदर चली गई। पंकज बल खाकर रह गया। इस प्रकार जैसे शिप्रा ने भरे बाजार में उसका अपमान कर दिया हो। भेद भरी दृष्टि से उसने राजीव को देखा, घूरा, फिर उसके समीप बुलाया। यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो? उसने सख्ती से पूछा। पहली तारीख से। वेतन 500 मिलता है? जी। पंकज ने अपने कोट की जेब से पर्स निकाला, 100 के 5 नोट बाहर खींचे और उसकी ओर बढ़ाकर बोला, यह लो अपने पूरे महीने का वेतन, और इसी समय यह क्वार्टर खाली करके हमेशा के लिए चले जाओ। राजीव के पैरों तले धरती सरक गई। यह किस जुर्म की सजा? उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। कठिनाइयों का तूफान पार करने के बाद जब किनारा समीप आ गया तो जीवन की नाव डूब गई। पंकज पर उसे सख्त क्रोध आया। मन हुआ वे शिप्रा से एकांत में मिले, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे, परंतु फिर चुप रह गया। वह जानता था कि पंकज और शिप्रा का खून का रिश्ता है। पंकज यदि गलत काम भी कर देगा तो उसका सम्मान रखने के लिए शिप्रा को उससे सहमत होना पड़ेगा। बुद्धिमान लोग दूसरों के प्रति अपने में बुराई करना पसंद नहीं करते। लो पकड़ो, पंकज ने उसे खामोश देखकर क्रोध से कहा। यह पूरे पैसे मुझे नहीं चाहिए, राजीव ने रूंधे गले से कहा। आप मुझे केवल 15 दिन का ही वेतन दें, जो मेरी उचित मजदूरी है। पंकज इस प्रकार बिफर उठा मानो इस प्रकार राजीव ने उसका अपमान कर दिया हो। उसने अपना पर्स फिर बाहर निकाला, 300 के नोट अंदर रखे, बेदर्दी से 5 नोट 10-10 के निकाले और पूरे 250 करके उसकी ओर बढ़ा दिए। राजीव की आंखें छलक आईं, परंतु उसने रुपए ले लिए। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, पंकज ने घुर्राकर कहा, और फिर तैश खाकर स्वयं भी अंदर चला गया। राजीव के ओठों पर एक दम तोड़ती मुस्कान खेल गई, ताकि इसी समय हाँ से निकल जाए। तो आखिर तुम्हारी छुट्टी हो ही गई, लिली ने उसके सामने कॉफ़ी का एक कप रखते हुए कहा, और दूसरे टिन के सूटकेस को देखा जो वह कुछ देर पहले यहाँ लेकर चला आया था। हाँ, राजीव ने एक आह भरी। आखिर ऐसी गाड़ी कब तक घिस घिस कर चलती। वैसे चाहता अवश्य था कि एक बार शिप्रा से भेंट हो जाती तो अच्छा था। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। इस प्रकार दूसरा भाग समाप्त हुआ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी को बताएं। धन्यवाद।